Hi everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो ATP और NADPH सिंथेसाइज होते हैं ETS के द्वारा वो कौन से पाथवे के अंदर यूज होते हैं और हमने कौन कौन से पाथवे पढ़े थे? कैल्विन साइकिल यानी कि C3 पाथवे और C4 पाथवे। इस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे फोटो रेस्पिरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है हमारा फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, इनवर्सली करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने जो है कैल्विन साइकिल का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कार्बन फिक्सेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, राइबोलोस बिस फॉस्फेट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होके कौन से एंजाइम के कैटालिसिस में, रुबिस्को की कैटालिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का। इसके अंदर RUBP क्या होता है हमारा, राइबोलोस बिस फॉस्फेट। और कौन से एंजाइम के कैटालिसिस के अंदर ये 3 PGA बनाता है हमारा, राइबोलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा बना देता है। जब हम देखते हैं रुबिस्को क्या है, हमारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड होता है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम हमारा कौन सा होता है, रुबिस्को होता है। वो किसकी वजह से कैरेक्टराइज होता है कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर जाती है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद होते हैं तो उसकी हाई एफिनिटी किसके लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं रेशियो के अंदर तो हाई एफिनिटी किसके लिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पर वहीं पे अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन CO2 तो वो किससे जाके बाइंड करेगा, वो ऑक्सीजन से जाके बाइंड करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड डिटरमाइंस कि रुबिस्को जाके किसके साथ बाइंड करेगा। तो कई प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन इट डज नॉट बाइंड टू रुबिस्को, हेंस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। अगर आप सोचो रुबिस्को जाके ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन रेट है वो तो कम ही हो जाएगा, है ना। RUBP instead of being converted to 2 molecules of phosphoglyceric acid with O2 to form 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecules of phosphoglycolate। जो हमारा RUBP CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा था हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, है ना, ये बना रहा था, है ना, हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था ना। पर जब उसके अंदर ऑक्सीजन कंबाइन करता है, RUBP प्लस ऑक्सीजन होता है तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाता है प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ये डिफरेंस आ जाता है जब ऑक्सीजन होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये डिफरेंस आता है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि अगर ऑक्सीजन जाके बाइंड कर लेगा राइबोलोस बिस फॉस्फेट के साथ तो वो क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन का हमें क्लियर हो गया, क्या है डेफिनेशन, व्हेन ऑक्सीजन इट कंबाइंस विद राइबोलोस बिस फॉस्फेट वो क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। In the photorespiratory pathway there is neither the synthesis of sugar nor of ATP, मतलब शुगर और ATP दोनों ही नहीं बनते हैं फॉस्फोरेस्पिरेशन के अंदर। शुगर प्लस ATP नॉट सिंथेसाइज्ड। अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो शुगर और ATP कुछ भी नहीं बनेगा। रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। इसमें से क्या निकलता है, रिलीज ऑफ CO2 होता है
और किससे यूटिलाइज होके ये पूरा रिएक्शन होता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके ये वाला रिएक्शन होता है। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH, जो कि मैंने आपको बता दिया। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इट इज नॉट नोन येट। अभी तक हमें फोटो रेस्पिरेशन का कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि ये पाथवे होता है जिसके अंदर RUBP हमारा किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बनाता है एक फॉस्फोग्लिसरेट और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, और यूटिलाइज करता है एक एटीपी को। तो ये था हमारा फोटो रेस्पिरेशन। इट इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है। ये क्या है, हमारा ऑक्सीजनेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है। एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। जो ऑर्गन्स प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो ही जो है ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP करते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3% to 21%। जैसे कि मैंने बताया, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसके साथ में RUBP जो है कंबाइन करेगा, और वो क्या करता है, वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यूज करता है एक ATP, है ना, और क्या बनाता है हमारा PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाता है, PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्लियर, ये होगा, ठीक है। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 2 से 3% से बढ़ के कितनी 21% तक हो जाती है, और इसमें क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है कम हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इट रिजल्ट्स इन द बाइंडिंग ऑफ रुबिस्को एंजाइम विद O2। जब लाइट प्रेजेंट होगी और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी जो है हमारा फोटो रेस्पिरेशन होता है, तभी हमारा फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। तो ये है हमारा फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में होना चाहिए, तो ही हमारा जो है फोटो रेस्पिरेशन वाला पाथवे पॉसिबल है। In C4 plants, the photorespiration it does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of carbon dioxide at the enzyme site. ये C4 plants के अंदर नहीं होता। C4 plants कौन से होते हैं, जिनके अंदर Kranz anatomy होता है, जिनके अंदर Kranz anatomy होता है, उन वाले प्लांट्स के अंदर हमारा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, एंजाइम जहाँ पे एक्ट कर रहा होता है उस वाली साइट पे। This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down into the bundle sheet cell to release CO2. This results in the intracellular concentration of CO2 increasing. CO2 की concentration, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी concentration कैसे increase होती है कि C4 acid जो होता है वो mesophyll cell से break down होके किस में आ जाता है, bundle sheet cells के अंदर आ जाता है। जो C4 acid है वो ब्रेक डाउन होएगा, इट ब्रेक्स डाउन, और वो किसके अंदर आता है, हमारा मीजोफिल सेल्स के अंदर आता है। फिर आगे कहां जाता है, बंडल शीट सेल्स के अंदर। बंडल शीट सेल के अंदर जाता है और क्या करता है, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर होती है वो बढ़ जाती है। तो क्या होगा कि C4 एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, जो C4 एसिड है वो हमारा ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद में वो किसके अंदर जाएगा, मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएगा, उसके बाद में वो बंडल शीट सेल्स के अंदर जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगी हमारी CO2 कंसंट्रेशन, और इंक्रीज हो जाएगी हमारी CO2 कंसंट्रेशन इन द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। इसी वजह से वो जो होता है, जैसे ही लाइट या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ती है, वो इस मैकेनिज्म से क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ा देते हैं इन द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस।
In turn, this ensures that the rubiscoid functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. इससे क्या होता है कि रुबिस्को की जो ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब C3 और C4 प्लांट्स के अंदर क्या क्या कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे C3 प्लांट्स है, दे डू नॉट हैव द क्रांज एनाटमी, उनके अंदर क्रांज एनाटमी नहीं होती है। C4 प्लांट्स के अंदर क्रांज एनाटमी होती है। उसके बाद में C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, पर अभी हमने पढ़ा कि C4 प्लांट्स जो है उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने की एक वो होती है, टेक्निक होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर स्पेसेस में बढ़ जाती है। C3 प्लांट्स के अंदर रुबिस्को इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और C4 प्लांट्स के अंदर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है वो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 प्लांट्स, पर C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। C3 प्लांट्स के अंदर प्लांट्स दे आर अडेप्टेड टू ऑल द क्लाइमेट्स, जो C3 प्लांट्स है वो सारे क्लाइमेट से अडेप्टेड होते हैं, पर C4 प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स आर अडेप्टेड ओनली टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मीजोफिल सेल्स दे परफॉर्म कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, पर C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वो इनिशियल सिर्फ फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद में वो C3 पाथवे के अंदर ही चला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है C3 और C4 प्लांट्स के बीच में। इसका आप लोग एक स्नैपशॉट ले लो जिससे कि आपको इजी रहे इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस पॉइंट आउट करना है। इसका फटाफट से एक स्नैपशॉट ले लो। चलो, सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया था क्या होता है, अब हमने देखना है कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्रॉप यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग द क्रॉप प्लांट्स। हमने क्रॉप यील्ड अगर निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए। द फोटोसिंथेसिस इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स विच आर बोथ इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों के दोनों होते हैं। The plant factors they include the number, size, age and orientation of the leaves, mesophyll cells, chloroplast, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो बेसिक कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, लीव्स की नंबर क्या है, साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, एज क्या है, मीजोफिल सेल्स कितने मौजूद हैं, क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, क्लोरोफिल है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और लाइट इंटेंसिटी पे। तो ये बेसिक जो हमारे जो है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को वो ये हैं। आगे हम लोग देखते हैं। The plant or the internal factors are dependent on the genetic प्रीडिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बेसिक जो इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन पे, और जो प्लांट की ग्रोथ है उस पे डिपेंड करते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, ये सब जो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है तो ये सारे के सारे जो है फैक्टर्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं उसके रेट को। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है हमारे, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो गया, वाटर हो गया, और इंटरनल फैक्टर्स हमारे जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, मतलब क्लोरोफिल कंटेंट कैसा है, लीव्स कैसी हैं, ओरिएंटेशन, साइज, अमाउंट, क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, ये सारे के सारे हमारे जेनेटिक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। Hence, though several factors they interact and simultaneously they affect the photosynthesis और carbon dioxide fixation, एक ही factor जो है it is the major cause और one is that limits the rate। सबसे एक major factor होगा जो इस photosynthesis को limit करेगा या फिर control करेगा। So at any point the rate will be determined the factor available at suboptimal levels। किसी भी point पे अगर हमें rate of photosynthesis निकालना है तो हम उसी factor के amount से निकाल सकते हैं कि हाँ rate of photosynthesis हमारा सही चल रहा है या फिर नहीं। तो एक ही फैक्टर होता है जो कि लिमिट करता है, जो कि कंट्रोल करता है पूरे फोटोसिंथेसिस को, बाकी सारे उसके साथ मिलके अफेक्ट करते हैं। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटेड फैक्टर्स इसके बाद में अफेक्ट के अंदर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स हमारा किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। इफ अ केमिकल प्रोसेस इट इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर केमिकल प्रोसेस इट इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. So इसमें बोला गया है कि अगर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर क्या बोला गया है कि अगर कोई जो हमारा केमिकल प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, तो जो फैक्टर जो उसके नियरेस्ट होगा मिनिमल वैल्यू के, वो ही जो है हम उससे ही उसका रेट निकाल सकते हैं, और वो ही जो है पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, लिमिट कर रहा होता है. वो मिनिमल वैल्यू के पास वाला फैक्टर क्या होता है, इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज. अगर उस फैक्टर की क्वांटिटी हम लोग चेंज करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है उस केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है. तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्लियर है. इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक केमिकल प्रोसेस इट इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, तो जो फैक्टर उसके नियरेस्ट होगा मिनिमल वैल्यू के, वो फैक्टर से ही पता चल जाएगा कि कैसे जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस हमारा चल रहा है. और मिनिमल वैल्यू के पास कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस को, जब उसकी वैल्यू जो है उसकी क्वांटिटी को अगर हम चेंज करते हैं. तो ये कौन से सन में दिया गया था, 1905 के अंदर ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन, द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो. अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, चाहे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, लाइट हो, लीफ के अंदर ऑप्टिमल हमारा क्लोरोफिल मौजूद हो, पर वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है. तो इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जो है इट इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर टेम्परेचर की वैल्यू को, क्वांटिटी को हम लोग चेंज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी. लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया टेम्परेचर जो है लिमिटिंग वो है हमारा फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि चाहे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ग्रीन लीफ हो, ऑप्टिमल लाइट हो, फिर भी वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा अगर जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है. दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग. अगर टेम्परेचर जो है ऑप्टिमल हो जाए तो लीफ जो है फोटोसिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगी. सबसे पहला आता है हमारा लाइट अफेक्ट करता है. एज द लाइट इंटेंसिटी इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस अंटिल द लाइट सैचुरेशन पॉइंट. लाइट अगर इंक्रीज कर रही है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा. तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लाइट और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एक पॉइंट तक. ये नहीं कि लाइट जितनी बढ़ती जा रही है फोटोसिंथेसिस उतना बढ़ता जाएगा, नहीं, एक पॉइंट तक, सैचुरेशन पॉइंट तक लाइट जब तक बढ़ेगी तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद में वो स्टेबल हो जाएगा. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड concentration. With increased concentration, the of rate of photosynthesis increase till the compensation point. With increase in concentration of rate of photosynthesis increases. कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो भी हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट जो है इंक्रीज होगा, पर कंपनसेशन पॉइंट तक. इसमें जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर इसका एक सैचुरेशन पॉइंट है जिस तक वो चीज जो है इंक्रीज करेगी, उसके बाद में वो फोटोसिंथेसिस का रेट स्टेबल हो जाएगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहे, लाइट हमारी बढ़ती रहे. Third, temperature. It does not influence the rate of photosynthesis directly, but at higher temperature the enzyme activity is inhibited due to denaturation of enzyme, which will affect the dark reaction. Light, जैसे कि मैंने आपको बताया, light क्या है इसका temperature क्या है इसका limiting factor है. Photosynthesis का limiting factor क्या है हमारा, temperature. तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो डीनेचर कर जाएगा. ज्यादा टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो डीनेचर कर जाएगा. तो टेम्परेचर जब एक ऑप्टिमल होगा
तो ही जो है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होएगा। तो टेम्परेचर चाहे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही फोटोसिंथेसिस होगा। देन वाटर, ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली एज आफ्टर द सैचुरेशन नो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रेट और वाटर का कंसंट्रेशन जरूर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ज्यादा वाटर होगा तो भी हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस और वाटर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि वाटर का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो वो क्या हो गए हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। क्या हो गए हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या किया है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो कि था हमारा फोटो रेस्पिरेशन का। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब जो हमारा RUBP होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे और वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करे अलोंग विद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट और यूटिलाइज कर ले एक ATP को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रुबिस्को का ज्यादा जो हमारी एफिनिटी होती है वो किसके लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इक्वल अमाउंट्स में मौजूद होते हैं तो वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। पर अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ना ही शुगर निकलता है, ना ही ATP निकलता है, ना ही NADPH निकलता है। इंस्टेड उस वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा एक ATP यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है अलोंग विद फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये कब होता है, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 2 to 3% से 21% तक हो जाती है। C4 प्लांट्स के अंदर हमारा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरनली एक मैकेनिज्म है जिससे कि जब भी हमारा ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा तो इंटरनली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस। वो क्या करता है कि C4 एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है मीजोफिल सेल्स के अंदर और वो चले जाता है बंडल शीथ सेल्स में, और वो क्या करता है, इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, और उससे क्या होता है, इंटरनली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ज्यादा हो जाता है और वो लोग फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन ना करके क्या कर रहे हैं, वो रुबिस्को की जो कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी है उसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पर फोटो रेस्पिरेशन के अंदर असलियत में क्या होता है कि ऑक्सीजनेस वाली एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। पर C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। तो C3 और C4 प्लांट्स के अंदर ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट हम लोग आए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि जेनेटिक प्री डिपोजिशन की वजह से मौजूद होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ये सारे के सारे जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया था। इसके अंदर क्या आया था कि कोई ना कोई एक फैक्टर जो होता है, जब एक केमिकल प्रोसेस को मोर देन वन फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं तो कोई एक ना एक फैक्टर जो है उसका रेट लिमिट कर रहा होता है, और उसी फैक्टर की वजह से हमें क्या पता चलता है कि रेट कैसा चल रहा है फोटोसिंथेसिस का। वही फैक्टर जो है मेनली अफेक्ट करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के रेट को टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके अंदर सनलाइट हो, उसके अंदर सारे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, पर फिर भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका लिमिटिंग फैक्टर है। वो पूरे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है कि वो कैसे वर्क कर रही है। तो क्या क्या फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एक सैचुरेशन पॉइंट तक। जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, पर एक लिमिट तक होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट तक होगा, उसके बाद में वो स्टेबल हो जाएगा। टेम्परेचर जो है सिर्फ एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही हमारा जो है फोटोसिंथेसिस होता है, ना ही कम टेम्परेचर पे होता है, ना ही ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा एंजाइम जो है वो डीनेचर कर जाएगा। तो टेम्परेचर हमारा रेट लिमिटिंग वैसे भी फैक्टर होता है जो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। और वाटर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन होगी उतना कम हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा।
तो बच्चों यही था हमारे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।